गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1 सितंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखारा किस खेल से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट हमें मिला कि अवनी लेखारा जो है उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो वो किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या फिर भाला फेंक। तो फ्रेंड, हमारा आंसर हो जाएगा टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखारा निशानेबाजी से संबंधित हैं। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं कि टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखारा ने पहला स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, अवनी लेखारा पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इन्होंने इतिहास रचा एक तरीके से कि पैरालंपिक में किसी भारतीय महिला खिलाड़ी ने जो स्वर्ण पदक जीता है वो कौन है? अवनी लेखारा। किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है। इन्होंने 1 मीटर एयर राइफल इवेंट में यह स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आपके लिए मेन ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अवनी लेखारा जो है वो निशानेबाज से संबंधित है, निशानेबाजी से, और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीत करके एक इतिहास बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे देश में किस माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। ठीक है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की बात कही गई है? तो देखते हैं, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर या फिर दिसंबर। तो फ्रेंड, हमारा आंसर हो जाएगा कि जो महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पूरे देश में पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है वो है आपका सितंबर माह। ठीक है, सितंबर। इसके बारे में देख लेते हैं कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सितंबर 2021 में पोषण माह आयोजित करने और मनाने का निर्णय लिया है। इस माह यानी कि इस पोषण माह में निम्नलिखित गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। यानी कि जब ये पोषण माह मनाया जाएगा तो इसके अंतर्गत कुछ गतिविधियों को मनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, कुछ गतिविधियां की जाएगी। उसमें देखिए क्या क्या शामिल है, कौन कौन सी चीज़ों को इन्होंने इसके अंतर्गत शामिल किया है। प्रसव पूर्व देखभाल, स्तनपान, एनीमिया यानी कि खून की कमी, विकास की निगरानी, लड़कियों की शिक्षा, आहार, विवाह की सही उम्र, स्वच्छता एवं साफ सफाई तथा स्वस्थ भोजन प्रमुख है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को इन्होंने इसके अंतर्गत रखा है। यही इनका लक्ष्य है पोषण माह के अंतर्गत, या फिर जो भारत सरकार का जो पोषण अभियान है उसके अंतर्गत ये लक्ष्य है। इसी को प्राप्त करने के लिए जो केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। पोषण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2018 की महिला बाल विकास के अवसर पे राजस्थान के झुंझुनू से शुरू किया गया था। फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट बनेगा कि जो पोषण अभियान की जो शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? सबसे पहले तो 8 मार्च को किया गया था। 8 मार्च को क्या फ्रेंड होता है? ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इन्होंने जो पोषण अभियान की शुरुआत की थी वो 8 मार्च 2018 से की थी। कहाँ से की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के झुंझुनू से की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनेगा। और फ्रेंड, यहाँ ध्यान रखिएगा इस बात की, जो ये पोषण अभियान की जो घोषणा है वो इस बार के जो बजट था 2021-22 में भी बजट में इस बात की घोषणा की गई है। ठीक है, और इसका बेसिकली उद्देश्य आपको बता ही दिया गया है कि कुपोषण की समस्या की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना, और इसीलिए देखा जाए तो ये पोषण माह का आयोजन भी महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और इस अभियान का उद्देश्य देखा जाए तो भारत सरकार महिलाओं व बच्चों को कुपोषण मुक्त करना, उनमें एनीमिया यानी कि खून की कमी को समस्या को दूर करना। और फ्रेंड, अगर आपको बता दिया जाए तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अगर आपने देखा होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, ठीक है, ध्यान रखिएगा 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में जो भारत की रैंक है वो 94 है आउट ऑफ 107। काफ़ी सीरियस कंडीशन है भारत की हंगर में, देखा जाए तो एक तरीके से जो भारत का हंगर लेवल है वो काफ़ी सीरियस है। तो इस चीज़ को इस समस्या का समाधान के लिए भारत सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं को चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत पोषण अभियान भी शामिल है। ठीक है, तो आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए, जो अभी लास्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था 2020, जिसमें भारत की रैंक है 107 नेशन में 94। ठीक है, और काफ़ी सीरियस है।
चलिए नेक्स्ट है हमारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किस स्वदेश निर्मित तटरक्षक जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो कौन सी जहाज है जो स्वदेश निर्मित तटरक्षक जहाज है जो राष्ट्र को समर्पित किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा? देख लेते हैं। विक्रमादित्य, वज्र, सार्थक, विग्रह। तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा विग्रह। ठीक है, विग्रह को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र को समर्पित किया है। इसके बारे में देख लेते हैं कि रक्षा मंत्री ने चेन्नई तमिलनाडु में स्वदेश निर्मित तटरक्षक जहाज जिसका नाम है विग्रह राष्ट्र को समर्पित किया है। 98 मीटर का यह जहाज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तैनात किया जाएगा। ठीक है, विशाखापट्टनम में, विजाग। इस जहाज का निर्माण कार्य किसने किया है? तो इस जहाज का निर्माण कार्य किया है लॉरेंस एंड टर्बो शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा स्वदेश रूप में इसे डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, विग्रह नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तटरक्षक जहाज है जो कि अभी हाल ही में रक्षा मंत्री के द्वारा इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है और इसकी तैनाती कहाँ होगी? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। चलिए, कुनमिंग डिक्लेरेशन। ठीक है, कुनमिंग डिक्लेरेशन किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? जापान, चीन, ताइवान या फिर मंगोलिया? तो फ्रेंड जो कुनमिंग है ना फ्रेंड, ये एक चाइना का प्रांत है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये डिक्लेरेशन जो संबंधित है वो संबंधित है आपकी चीन से। ठीक है, चीन का एक प्रांत है जिसका नाम है कुनमिंग और उसी के नाम पे एक डिक्लेरेशन है जिसका नाम है कुनमिंग डिक्लेरेशन और ये चीन से संबंधित है। इसके बारे में देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में चीन ने संयुक्त राष्ट्र में कुनमिंग घोषणा या फिर कुनमिंग डिक्लेरेशन का शून्य मसौदा प्रस्तुत किया है। एक तरीके से जो यूनाइटेड नेशन के जितने भी सदस्य हैं उन पर उनके जो है एक तरीके से समर्थन प्राप्त करने के लिए इस घोषणा को, इस डिक्लेरेशन को प्रस्तुत किया गया है। इस घोषणा में देखा जाए तो पारिस्थितिकी सभ्यता की प्रमुख चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की अवधारणा को शामिल किया गया है। ठीक है, तो और बाकी बात करें जो COP 15 है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी जैव विविधता पर, उसकी वार्ता देखा जाए इस अक्टूबर महीने में होगी। ये वर्चुअली होगी फ्रेंड, वैसे तो ये पहले ही होने वाली थी लेकिन कोविड की वजह से ये डिले होती चली गई और इसी अक्टूबर में COP 15 जो कि जैव विविधता पर होगा, बायोडाइवर्सिटीज़ पे, वो उसकी वर्चुअली बैठक होगी और अगली साल यानी कि 2022 में कुनमिंग में इसकी बैठक की जाएगी, फेस टू फेस करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कुनमिंग डिक्लेरेशन जैव विविधता पर जो 15वीं जो बैठक है उससे संबंधित है, COP 15 कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी 15। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट आपको ये टर्मिनोलॉजी दे देगा, ये टर्म्स दे देगा कुनमिंग डिक्लेरेशन और पूछ देगा किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में किस विद्रोह के 100 वर्ष पूरे हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ करंट बल्कि अगर जो लोग बच्चे हिस्ट्री से भी हैं तो हिस्ट्री से भी रिलेटेड ये प्रश्न बन जाता है। तो किस विद्रोह के अभी 100 वर्ष पूरे हुए हैं? किस विद्रोह के हुए हैं? भील विद्रोह के, खासी विद्रोह के, कच्छ विद्रोह के या फिर मालाबार विद्रोह के? तो देखा जाए जो जिस विद्रोह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं वो है मालाबार विद्रोह के, जिसे हम मोपला विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, मोपला विद्रोह ये एक किसान आंदोलन था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा अभी तक जितने भी आंदोलन हुए थे, किसान आंदोलन से संबंधित जो कुछ भी है आप हिस्ट्री में पढ़ लेना, प्रश्न वहाँ से बनना बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि जब भी मैं आपको करंट पढ़ाऊँ ना उसको आपके GS सेगमेंट से भी कनेक्ट करती चलूँ, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मोपला विद्रोह आप अच्छे से पढ़ लेना, पूरी चांसेस है प्रश्न बनने की। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या है कि 20 अगस्त 2021 को मालाबार विद्रोह के, जिसे हम मोपला विद्रोह के भी नाम से जानते हैं, उसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इस विद्रोह को मोपला या मुस्लिम दंगों के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड ये मोपला कौन थे ये चीज़ मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में देखा जाए तो बहुत सारे अरब जो थे ना, अरब के लोग वो पश्चिमी तट पे आके बसना शुरू किए थे, जिसमें केरल के मालाबार वाले क्षेत्र पे ये अरब के लोग बसे। चूँकि ये मुस्लिम थे तो उस क्षेत्र में इनको मोपला कहा गया। ठीक है, उस क्षेत्र के इनको लोग मोपला कहा गया और ये मुस्लिम कृषक हुआ करते थे, जो मुसलमान कृषक हुआ करते थे वही लोग थे। तो ध्यान रखिएगा ये जो विद्रोह था जिसे हम मालाबार विद्रोह कहते हैं, जिसे एक मोपला विद्रोह कहते हैं, एक कृषक विद्रोह था, किसानों का विद्रोह था। तो देखा जाए कि ये विद्रोह हुआ क्यों, तो
19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआती दौर में अत्यधिक लगान और निर्विचार बेदखली के कारण मोपलाओं के अंदर रोष भर दिया, जिसका परिणाम विद्रोह की श्रृंखलाओं की एक परिणति के रूप में आया। देखिए, जो वहाँ के जमींदार हुआ करते थे उस क्षेत्र के, तो उन जमींदारों द्वारा बहुत अत्यधिक लगान इनके पर लगाया जाता था, और अगर ये लगान नहीं दे पाते थे तो इनको इनकी ज़मीन से क्या किया जाता था, बेदखल कर दिया जाता था। और ये जो मोपला विद्रोह की फ्रेंड शुरुआत जो मानी जाती है वो 1836 में मानी जाती है। ठीक है, 1836 में पहला मोपला विद्रोह हुआ था, लेकिन चूँकि 1921 में देखा जाए तो ये बहुत व्यापक पैमाने पर इसका विद्रोह हुआ था। ये जो मोपला विद्रोह बहुत व्यापक पैमाने पर हुआ था। कारण क्या? एक तो किसानों का असंतोष इतने लंबे समय से चला आ रहा था, ऊपर से 1921 में जो किसानों के प्रति जो अंग्रेजों की नीतियां अपनाई गई, अंग्रेजों ने जो नीतियां इनके प्रति अपनाया, वो इनके अंदर इतना रोष भर दिया, इतना क्रोध भर दिया कि वो एक व्यापक विद्रोह के रूप में सामने आया, जो कि मोपला विद्रोह। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। मोपला विद्रोह पढ़ के जाइएगा, जरूर प्रश्न बनेगा। एक तो आपका करंट से भी हो गया आपका इवेंट, और खासकर आपका हिस्ट्री से भी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पीएम कुसुम योजना किस मंत्रालय की पहल है? ठीक है, किस मंत्रालय की पहल है देख लेते हैं। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो फ्रेंड, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, किसकी पहल है ये है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। फ्रेंड, देख लेते हैं इसके बारे में भी थोड़ा। तो प्रधानमंत्री यानी कि पीएम कुसुम योजना, जिसका फुल फॉर्म देखिए क्या है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तन अभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या चीज़ है इसका देख लीजिए, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तन अभियान है, इसका फुल फॉर्म है। और ये एक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ये पहल है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इस योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई। फ्रेंड, देखा जाए तो ये जो योजना थी, इसकी शुरुआत तो 2019 में की गई थी, और यह ध्यान रखिए इधर हाल ही में लगातार जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो उनके द्वारा योजनाएं बनाई गई, उनकी लगातार समीक्षा की जा रही है। तो उन योजनाओं की समीक्षा का कारण ये है कि केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई गई, उन योजनाओं का कोई लक्ष्य होता है, हर योजना का एक लक्ष्य होता है। तो उस लक्ष्य की कितनी प्राप्ति हुई है, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, उसका सब कुछ ध्यान रखने के लिए समीक्षा की जा रही है कई योजनाओं की। इसीलिए मैं फ्रेंड डेली आपके सामने एक योजना लेके आऊँगी जो इधर लगातार न्यूज़ में होगा। इससे आपका तो योजना जितना है वो तैयार होता जाएगा, और साथ ही साथ आप करंट से भी अपडेट होते चलोगे। ठीक है, तो डेली एक योजना, नहीं तो आपको लगेगा कि मैडम कोई ऐसा तो नहीं कि पुराने कुछ क्वेश्चन उठा के लेके आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जितने भी योजनाओं की समीक्षा हो रही है, मैं एक एक करके आपके सामने लेके आऊँगी। तो इसके लिए इस योजना की देखा जाए तो फरवरी 2019 में स्वीकृति। इस योजना का उद्देश्य क्या है? वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही किसानों के लिए देश भर में सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र लगाना। ठीक है, एक तरीके से किसानों से संबंधित है, किसानों को उनके लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा और अन्य जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा है उनके संयंत्र को स्थापित करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना का लक्ष्य देख लीजिए क्या है, देश में वर्ष 2022 तक 25,750 मेगावाट सौर ऊर्जा एवं अन्य नवीकरणीय क्षमता की वृद्धि करना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये जो आपका कुसुम योजना है, ठीक है, वो उसका लक्ष्य कितना है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2022 तक 25,750 मेगावाट नवीकरणीय सौर ऊर्जा व अन्य नवीकरणीय क्षमता की वृद्धि करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे चकमा और हाजुंग निर्जातीय समुदाय मूल रूप से किन पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये जो चकमा और हाजुंग जो निर्जातीय समुदाय हैं, ये लगातार चर्चा में बने हुए हैं। देखा जाए तो इनका काफ़ी ज़्यादा धार्मिक उत्पीड़न के चलते अपने क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा निष्कासित होना पड़ा था इनको, तो इसलिए देखा जाए ये काफ़ी न्यूज़ में है। देख लेते हैं क्यों न्यूज़ में है ये। तो पहली बात, ये किस क्षेत्र से संबंधित है ये देख लेते हैं। नीलगिरी पहाड़ी से, चटगांव पहाड़ी से, मिजोरम पहाड़ी से, या फिर विंध्याचल पहाड़ी से। तो फ्रेंड, ये जो क्षेत्र से जो आपके चकमा और हाजुंग निर्जातीय समुदाय है वो मूल रूप से चटगांव पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, देखते हैं
चकमा और हाजुंग मूल रूप से तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के चटगांव पहाड़ी से संबंधित है। देखिए तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, और अब क्या है ये बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश। हम क्यों कह रहे हैं इनको तत्कालीन, क्योंकि फ्रेंड ऐसा जब ये 1964 की बात है, 1964 और 65 की बात है, जब ये पूर्वी पाकिस्तान था, अब ये बांग्लादेश हो गया, तो ये उसी समय वहाँ से पलायन किए थे। पलायन का कारण क्या था कि 1960 के दशक में कैप्टाई बांध, ठीक है, ये कैप्टाई बांध का निर्माण किया गया था। किस नदी पे किया गया था ये भी ध्यान रखिएगा, कर्णफुली नदी पे, ठीक है, कर्णफुली नदी पर कैप्टाई बांध का निर्माण किया गया था, और इसी बांध के निर्माण के कारण इनको अपनी भूमि से वंचित होना पड़ा था, ठीक है। तो उस समय क्या था, ये पूर्वी पाकिस्तान था, अब ये वर्तमान में देखा जाए तो बांग्लादेश हो गया। तो ये मूल रूप से जो चटगांव की पहाड़ियों में बेसिकली ये उनसे बिलोंग करते हैं, चटगांव की पहाड़ियों में रहते थे, और जिसका अधिकांश भाग कहाँ था, बांग्लादेश में अवस्थित था, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देखना, चकमा जो थे मुख्य रूप से बौद्ध थे, और हजोंग जो है वो हिंदू थे, ये भी पूछ सकता है। और रिसेंटली ये चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में जो चकमा संगठन ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके वजह से ये जो चकमा और हजोंग समुदाय के 60,000 लोगों को निर्वासित करने की बात की गई है उस प्रस्ताव में, जिसके वजह से ये जो चकमा संगठन है वो इस प्रस्ताव का आलोचना कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसीलिए ये जो चकमा और हाजुंग जो है निर्जातीय समुदाय को चर्चा में बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आरबीआई ने भारत नेपाल प्रेषण सुविधा के अंतर्गत ट्रांसफ़र की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, कितना वो आपस में जो भारत और नेपाल आपस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र देख लेते हैं। 3 लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। तो फ्रेंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपए कर दिया गया है। आरबीआई ने भारत और नेपाल के प्रेषण जो सुविधा के अंतर्गत ट्रांसफ़र की सीमा 2 लाख कर दी है। देख लेते हैं इसके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत नेपाल प्रेषण सुविधा योजना के तहत धन हस्तांतरण की सीमा को 50,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया है, 2 लाख कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। एक साल में 12 लेन देन की अधिकतम सीमा को भी उसने हटा दिया। पहले ये था कि एक साल में से 12 ही लेन देन किया जा सकता है, उस सीमा को भी हटा दिया गया। हालांकि भारत नेपाल प्रेषण सुविधा के तहत जो नगद आधारित हस्तांतरण के लिए 50,000 की प्रति लेन देन की सीमा अभी भी एक वर्ष में अधिकतम जो है वो अधिकतम 12 हस्तांतरण के साथ ही मौजूद है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ये जो ट्रांसफ़र होता है वो किस सिस्टम के द्वारा किया जाता है, तो भारत से नेपाल के लिए जो फंड ट्रांसफ़र है वो एनएफटी तंत्र पर संचालित होता है, जिसे आरबीआई द्वारा वर्ष 2008 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये 2008 में भारत और नेपाल के बीच में ये जो संचालित किया जाता है एनएफटी तंत्र के द्वारा किया जाता है। एनएफटी फ्रेंड आपको पता ही होगा कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड एक ट्रांसफ़र होता है, इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र है। और ये एक तरीके से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र सिस्टम होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने पैसे को, अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बैंक से, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट से, और ये काफ़ी ईजी होता है और काफ़ी ज़्यादा सेफ़ होता है। और ये एक तरीके से ये जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से देखा जाए तो आरबीआई के द्वारा संचालित किया जाता है, और जिसकी शुरुआत आरबीआई ने देखा जाए तो 2005 में की थी, ठीक है। और इन दोनों लोग के बीच में जो सुविधा की थी वो 2008 से की थी, ठीक है। तो आपको आरटीजीएस के भी बारे में, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और साथ ही साथ देखा जाए तो एनएफटी के भी बारे में आपको ये सब पता होना चाहिए। सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मजदूरी रोजगार योजना प्रस्तावित किया गया है। मजदूरी रोजगार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाने की बात की गई है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। तो फ्रेंड आंसर है हमारा तमिलनाडु के सरकार के द्वारा मजदूरी रोजगार योजना को प्रस्तावित किया गया है। उसके बारे में देख लेते हैं क्या है ये। मजदूरी रोजगार योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जो एक शहरी रोजगार योजना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, शहरी रोजगार योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है, शहरी गरीबों की आजीविका में सुधार करना, यानी कि जो शहरी गरीब लोग हैं उनकी आजीविका को, उनको रोजगार उनको मुहैया कराना और उनके जीवन स्तर को उठाना, यही इसका लक्ष्य है। एक तरीके से देखा जाए तो ये शहरी रोजगार है योजना है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तर्ज पर लागू किया है। जैसे मनरेगा के अंतर्गत जो है ये चूँकि ग्रामीण योजना है और मनरेगा के अंतर्गत जैसे लोगों को रोजगार दिया जाता है वर्ष के कुछ महीनों या कुछ दिन, उसी तरह इसे भी किया जाएगा
मजदूरी रोजगार योजना को भी। मनरेगा की बात कर लें फ्रेंड, तो मनरेगा को भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2005 में प्रस्तुत किया गया था, जिसके अंतर्गत काम का अधिकार की गारंटी प्रदान की गई। चलिए कमेंट बॉक्स में उसे आंसर बताइए कि काम का अधिकार आपको किस आर्टिकल के थ्रू मिलता है। ठीक है, राइट टू वर्क किसके अंतर्गत आता है, किस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, या फिर डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखा जाए तो मनरेगा के अंतर्गत आपको काम का अधिकार, राइट टू वर्क का अधिकार दिया जाता है, और ये 2005 में मनरेगा आया था। और मनरेगा का मुख्य सिद्धांत देख लीजिए क्या है, स्थानीय सरकार को ग्रामीण भारत में न्यूनतम 100 दिनों का वैतनिक रोजगार प्रदान करना, ताकि ग्रामीण श्रमिकों के जीवन स्तर में वृद्धि किया जाए। ठीक है, तो ये ग्रामीण स्तर पे था कि जो वर्ष के 100 दिनों में, न्यूनतम 100 दिनों में उनको वैतनिक यानी कि वेतन के द्वारा वेतन दे करके रोजगार देना, और ये उनके ताकि जो ग्रामीण श्रमिक हैं उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके। और मजदूरी रोजगार योजना, जो शहर के गरीब लोग हैं उनको इसी तरीके से न्यूनतम वर्ष के कुछ दिन उनको रोजगार दिया जाएगा, वैतनिक रोजगार दिया जाएगा, जिससे कि वो भी अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकें, सुधार सकें। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा, ठीक है, उन्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, किस देश से संबंधित है उन्मा? अर्मेनिया से, अमेरिका से, अफगानिस्तान से, या फिर लेबनान से? तो फ्रेंड ये प्रश्न आंसर जो हमारा हो जाएगा, जो आपका उन्मा है वो देखा जाए तो अफगानिस्तान से संबंधित है। इसके बारे में देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन्मा है जो ये अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान की स्थापना देखिए 28 मार्च 2002 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1401 के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्मा का पहले बात फुल फॉर्म जान लीजिए क्या है। ये एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र का मिशन है। कहाँ पे चलाया गया था? ये चलाया गया था अफगानिस्तान में चलाया गया था, और अफगानिस्तान में वहाँ को असिस्ट करने के लिए, ठीक है, वहाँ के जो एक तरीके से अव्यवस्थित चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए, वहाँ शांति स्थापित करने के लिए इस मिशन को चलाया गया था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? 28 मार्च 2002 को। चर्चा में फ्रेंड ये क्यों है ये भी देख लेते हैं। पहली बात तो इसके उद्देश्य को देख लेते हैं। इस मिशन का मूल उद्देश्य अफगानिस्तान में अस्थायी शांति और विकास की नींव रखने हेतु अफगानिस्तान और उसके नागरिकों को सहायता करना था। ठीक है, चर्चा में ये है, ये जो मिशन था अब उसकी डेट जो है वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि विविध है कि इस मिशन का जो कार्य है वो 17 सितंबर 2021 को समाप्त हो रहा है। तो अब ये बात हो रही है कि यूनाइटेड नेशन का जो असिस्टेंट प्रोग्राम है जो कि अफगानिस्तान में चलाया जा रहा है उसको फिर से आगे बढ़ाया जाए, या फिर उसका जो लक्ष्य था 2021 तक, सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान में शांति और विकास की नींव स्थापित करना, उतने तक ही इसको समाप्त कर देना। एक तरीके से फ्रेंड ये भी है कि कितने हद तक, एक मेंस का भी प्रश्न बन सकता है, किस हद तक मतलब यूनाइटेड नेशन का जो ये प्रोग्राम चलाया गया था अफगानिस्तान में किस हद तक सफल रहा। जो वर्तमान का परिदृश्य देख रहा है तो वहाँ से हमें क्या लगता है कि ये तो बिल्कुल असफल था। आप यहाँ से मेंस का भी आंसर लिख सकते हैं, ये प्रश्न डायरेक्ट मेंस में भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड साथ में बताती चल रही हूँ आपको इसलिए भी ये सारी चीज़ें कि आप अभी पीसीएस दोगे, फिर मेंस दोगे, वहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होता है, तो आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए इन सब चीज़ों के लिए रिलेट करने के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट क्या है आज का हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे देख लेते हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 29 अगस्त यानी कि जिस दिन खेल दिवस मनाया गया था, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है फिट इंडिया ऐप। तो फिट इंडिया ऐप लॉन्च किया गया, कब किया गया? 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर किया गया। किसके द्वारा किया गया? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। जनजातियों के लिए समर्पित देश का पहला फूड पार्क स्थापित किया गया है। कहाँ पे? जगदलपुर। जगदलपुर फ्रेंड का है बस्तर जिला छत्तीसगढ़। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनजातियों के लिए पहला फूड पार्क। माई पेड माई राइट परियोजना को शुरू करने वाला जो राज्य है कौन सा है? त्रिपुरा। सरकार के द्वारा माई पेड माई राइट परियोजना शुरू की गई है। रक्षा मंत्री ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम बदल दिया है, और अब उसके किसको रखा गया, क्या नाम रखा गया? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है कि किस स्टेडियम का नाम जो है या फिर किस आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम नीरज चोपड़ा रखा गया, तो वही है जो पुणे स्थित जो है सेना खेल संस्थान का नाम बदल दिया गया, उसको नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया। भारत की ओर से खेल चुके क्रिकेटर ने क्रिकेटर के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। क्या नाम है? स्टुअर्ट बिन्नी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टुअर्ट बिन्नी, स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, गुजरात के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए।
पंकज कुमार, ठीक है, पंकज कुमार गुजरात के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। उत्तराखंड के सरकार के द्वारा राज्य के कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फ्रेंड, वो बनाया गया है पवनदीप राजन। पवनदीप राजन हाल ही में जो इंडियन आइडल हुआ था उसको ये विजेता थे, तो इंडियन आइडल के विजेता है पवनदीप राजन। उनको उत्तराखंड की सरकार के द्वारा राज्य का कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। केंद्र सरकार द्वारा नवगठित सहकारिता मंत्रालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, सहकारिता मंत्रालय का भी गठन हुआ है। और इस नवगठित जो आपका सहकारिता मंत्रालय के जो सचिव बनाए गए हैं, मुख्य सचिव, वो बनाए गए अभय कुमार सिंह, ठीक है। अभय कुमार सिंह को सहकारिता मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। देश भर में माओवादियों के खात्मे से संबंधित ऑपरेशन का फ्रेंड नाम क्या है? ऑपरेशन समाधान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला राज्य, यानी कि 100% अपनी वयस्क आबादी को वैक्सीनेटेड करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। ये था हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल क्या है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में देखें फ्रेंड, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 29 अगस्त 2021 को आयोजित होने वाले 3 दिवसीय कृष्ण महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ पे किया? मथुरा में किया, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुश्ती खेल को गोद लेने का फैसला किया 2032 तक। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस खेल को गोद लिया है? वो लिया है आपको कुश्ती को लिया है, कुश्ती खेल को उत्तर प्रदेश की सरकार ने गोद लिया है 2032 तक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामायण कॉन्क्लेव, और ये रामायण कॉन्क्लेव कब तक चलेगा? 29 अगस्त से लेकर के 1 नवंबर तक चलेगा। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? अयोध्या में किया है। तो कॉन्क्लेव, रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया है फ्रेंड? अयोध्या में किया गया। उत्तर प्रदेश के किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया, जो कि 29 अगस्त से लेकर के 1 नवंबर तक चलेगा। लास्ट है हमारा कि महाराजा सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास क्या किया गया है? उत्तर प्रदेश के बहराइच में, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका वर्चुअली शिलान्यास किया गया था। महाराजा सुहेल देव, फ्रेंड ये सुहेल देव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखा जाए तो ये बहराइच में इनका जो स्मारक बनाया गया, ये 11वीं सदी के जो है 11वीं सदी के ये श्रावस्ती के सम्राट थे, ठीक है। श्रावस्ती के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा जब आप महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हो, सर्वाधिक समय श्रावस्ती। और फिर अगर आप जब वो पढ़ेंगे महाजनपद काल वगैरह, तो ये श्रावस्ती के सम्राट थे। और इन्होंने फ्रेंड देखा जाए 15 जून 1033 में, ठीक है, 15 जून 1033 में बहराइच का चित्तौर झील है, ठीक है, बहराइच का चित्तौर झील के पास महमूद गजनवी को, ठीक है, महमूद गजनवी का भांजा था जिसका नाम है सालार मसूद को एक युद्ध में पराजित किया, ठीक है। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें इन्होंने बहराइच के चित्तौर झील के निकट में इन लोग के बीच में संघर्ष हुआ था महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद को, और महाराजा सुहेल देव ने उसको पराजित करके उसको मार डाला था, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जा रही है। और साथ ही साथ देखिएगा जो ये जो यहाँ के जो बहराइच के लोग हैं, वो जैसे जो राजभर और जो पासी जो जाति हैं, वो लोग जो हैं उन्हें अपना वंशज मानते किसे? महाराजा सुहेल देव को, ठीक है। और चित्तौर झील भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो चित्तौरा झील, ठीक है, चित्तौरा झील के भी बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी के साथ साथ जो जब ये शिलान्यास किया जा रहा था सुहेल देव के स्मारक का, तो इसके भी विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। तो उत्तर प्रदेश सिविल से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि चित्तौरा झील भी कहाँ है? ये बहराइच में, ठीक है। महाराजा सुहेल देव का स्मारक भी कहाँ है? बहराइच में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरीके से था हमारा आज का जो जितना भी टॉप इंपॉर्टेंट न्यूज़ था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो हमने बताया। और फ्रेंड कुछ और भी आप हमें सजेस्ट करते रहना, कुछ बताइए कि किस तरीके से मैं और चीज़ें नई लेके आऊँ आपके लिए, ठीक है। क्योंकि और देखा जाए करंट जो है ना, उत्तर प्रदेश के करंट में बहुत न्यूज़ आपको डेली नहीं मिलेगी, तो आप बताइए कि करंट जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपको किस तरीके से न्यूज़ लेके आए, क्योंकि डेली तो ऐसा एग्जाम के लिए नहीं मिलने वाला है, कुछ ही मिलते हैं पॉइंट्स। तो क्या आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल और किस तरीके से बनाया जाए वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी जिस तरह की आपकी डिमांड है उसी अकॉर्डिंग मैं आपके सामने चीज़ें लेके आऊँ, ठीक है फ्रेंड। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे फ्रेंड उतना ही ज़्यादा मेरे अंदर मोटिवेशन आएगी और उतना ही मैं चीज़ों को और भी आपके सामने अच्छे से पेश करूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।